जो मैं वो केस बता रहा हूं जो मैंने लड़े। हाथरस प्रकरण लड़ा, जीता। किसान आंदोलन किसानों की तरफ से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जीता। 3 दिन तक लगातार बहस हुई, किसान संगठनों की तरफ से तब मैं सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी दिया, जबकि लोग सभी कह रहे थे कि में राष्ट्रपति जी इस कानून को पास कर चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा पास कर चुके, अब ये बिल वापस नहीं होंगे, अब इन पर रोक नहीं लगेगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कानूनों पर रोक लगी, स्टे हुआ और फिर उसके बाद माननीय मोदी जी ने भी अपनी दरिया दिली दिखाई और उन बिल को वापस ले लिया, किसानों के हित में ऐसा किया। संत रामपाल दास जी का केस मैंने लड़ा। आपने देखा 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, नेपाल के लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, जो नेपाली नागरिक, बच्चों पर देशद्रोह लगा दिया गया, लेकिन लड़ा, बेल हुई, बाहर हुए, सब निकले। इसमें सरकार लगा देती हैं, पुलिस प्रशासन का काम है अपना काम करना, लगा देती हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। और वो हमें भी देखा है। एक सवाल ये अब लगातार उठ रहा है कि आखिरकार अब मनीष कश्यप का क्या होगा। ऐसे में क्या लग रहा है, कब तक रिहाई होने की संभावना है? काफ़ी उनके जो चाहने वाले हैं वो जानना चाह रहे हैं, जो कुछ लोग ये सवाल लगातार कर रखे कि होगा अब क्या मनीष कश्यप का, क्या 1 साल तक सीधे तौर पर अंदर ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, न्याय मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हमारा न्याय का जो परिकल्पना है वो होगी साबित। हमारा देश का संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान कोरी किताब नहीं है, ज्वलंत है, जीवंत है, 150 करोड़ लोगों के साथ मिल के चलता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर पूरी तरह से मूक दर्शक की तरह नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सजग है, जागरूक है। देश का एक आम नागरिक, आपने देखा है कभी छोटा व्यक्ति जब आपस में लड़ता है, बहुत छोटी बात के लिए लड़ता है, तो वो क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका भरोसा है, उसका एक विश्वास है, उसकी विश्वास प्रियता है, उसकी अदालत के प्रति विश्वास है, न्याय के प्रति विश्वास है। तो वो न्याय के प्रति विश्वास ही उसको वहाँ तक पहुँचाता है और न्याय की भावना ही उस तक पहुँचाती है और न्याय प्रियता की भावना ही आगे जाकर न्यायालय में पहुँचती है और न्याय की परिकल्पना पर खरी उतरती है। जब एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल का फार्मूला हमारे देश में चल रहा है तो साफ कहा गया है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा का मैंने पुरी का केस, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का केस लड़ा। कोरोना काल में अनुमति नहीं मिल रही थी, बहुत से मंदिरों को नहीं मिल रही थी, लेकिन उड़ीसा और लोगों की इच्छा थी कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की थोड़ी दूर तक की यात्रा हो, लेकिन हो, मतलब निकले, रथ पर निकले भगवान जगन्नाथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले डिसमिस की SLP, फिर रिव्यू लगाई गई, फिर अनुमति दी, फिर सारा हुआ, उस पर भी लोगों ने FIR की, दर्ज किया, बहुत हुआ, लेकिन उसमें भी सब केस इकट्ठे हुए, सब एक जगह ट्रायल हुआ, सब जगह चले, सब चीज़ें परिस्थितियाँ हैं, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी। मनीष कश्यप जातिवाद, क्षेत्रवाद सबसे दूर है। हाँ, अगर मनीष कश्यप ने हिंदी भाषी लोगों की बात की है तो कोई गुनाह नहीं किया है। माननीय मोदी जी जब गुजरात के थे मुख्यमंत्री, तब वो बेशक गुजराती में बोलते थे। जब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जब वो वाराणसी आए, तो उन्हें किसी ने प्रवासी नहीं कहा कि गुजरात का व्यक्ति यहाँ आया है। तो लोगों ने घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे के साथ उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। और देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता साफ है और वो निकलने वाले हैं। तो उनके साथ अगर उन्होंने हिंदी भाषी बात की, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हिंदी की बात करते हैं, भाषण हिंदी में देते हैं, तो वो केवल हिंदी भारत में ही नहीं बोलते हैं मोदी जी, लंदन में हिंदी बोलते हैं, अमेरिका में हिंदी बोलते हैं, चीन जापान में हिंदी में भाषण देते हैं। तो हिंदी बोलना अगर गुनाह है, अगर हिंदी भाषा के बारे में बात करना गुनाह है, अगर हिंदी भाषी लोगों के लिए साथ देना गुनाह है, तो मनीष कश्यप ने गुनाह किया है। और इस देश का हिंदी भाषी समाज, हिंदी भाषी देख रहा है। भाषा के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। मोदी जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं आज भी देश में, लेकिन जातिवाद भी आज देश में है, क्षेत्रवाद भी देश में है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, आतंकवाद भी है।
क्या ये सच नहीं है कि आज भी आसाम में हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है? क्या ये सच नहीं है कि महाराष्ट्र में आज भी हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है, गलत तरीका अपनाया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है? ये सच है और इस सच को दूर करने के लिए ही माननीय मोदी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए सफलता मिलेगी। वही लड़ाई मनीष कश्यप ने लड़ी। उस समय देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। न किसी धर्म की बात थी, न जाति की बात थी, न क्षेत्र की बात थी, न संप्रदाय की बात की। लेकिन उन सब लड़ाई को लड़ने के बाद भी उस समय उन्हें देशद्रोही कहा जाता था। लेकिन आज वही 23 मार्च को जब हम शहीदी दिवस मनाते हैं तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह के लिए लोग अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मनी क्या है? पत्रकारी तो होता है, पत्रकारी तो है। पहले रविश कुमार पत्रकारिता करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में। आज रविश कुमार क्या कर रहे हैं? पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता अजीत अंजुम जी क्या करते थे न्यूज़ 24 में? हमारे बहुत इंटरव्यू हैं उनके साथ, 11, 12, 13 बहुत इंटरव्यू हैं। आज वो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं। तो इसमें गलत क्या है? पत्रकार तो होना गलत नहीं है, यूट्यूबर होना तो गलत नहीं है, सोशल मीडिया पे पत्रकारिता होना तो गलत नहीं है। पत्रकार तो पत्रकार है। देखिए, आपको एक याद दिलाता हूँ। महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध एक जंगल में जा रहे थे। उस समय एक बहुत बड़ा डाकू था, डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, जो भी उसे मिल जाता था उसको मार डालता था, काट देता था, उसकी एक उंगली काटता था और अपने में लटका लेता था। उसने बड़ी माला पहन रखी थी, लंबी सी अंगुलियों की कटी हुई, तो उसे कहते थे अंगुलीमाल डाकू। एक दिन जंगल में मिल गया अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध को। अब आप महात्मा बुद्ध को भी कहने लगो किस जाति के हैं, लेकिन ऐसे संतों की कोई जाति तो नहीं होती कि वो क्षत्रिय समाज के थे या किसके थे। महात्मा बुद्ध थे, महात्मा तो महात्मा है। तो जब उनसे पूछा, अंगुलीमाल डाकू ने कहा एकदम ठहर जा। अंगुलीमाल डाकू था, बहुत विकट डाकू था, हत्यारा था। उसने जोर से बोला ठहर जा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? एकदम काउंटर में बोला मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस बात का असर अंगुलीमाल पर इतना पड़ा जीवन में, इतना पड़ा जीवन में, वो उसकी आखिरी घटना थी और वो एक सामान्य इंसान बन गया और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त कर दी। तो मनीष कश्यप उस संत की तरह है। उसने कहा है कि कब तक प्रवासी मजदूरों के साथ, कब तक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब लोगों के साथ, इन सब मेहनतकश मजदूरों के साथ कब तक अन्याय होगा? ये वो प्रदेश हैं जिन्होंने सोना, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, ये सारा कुछ दिया है, ये सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। सर, एक छोटा सा सवाल। मैन पावर दी है देश को, दुनिया को मैन पावर दी है। बिहार के लोगों ने अपने दम पर, अपने डीएनए के दम पर देश को बौद्धिक विकास दिया है। नालंदा यूनिवर्सिटी तब थी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। उनको आप ऐसे नगण्य नहीं कर सकते, उनको आप ऐसे नहीं कर सकते। जी, सर, एक छोटा सा सवाल है, मनीष कश्यप को जस्टिस कैसे देना? मनीष कश्यप को जस्टिस डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है, हमारी फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में आप लगाए हैं। और मनीष कश्यप के लिए जहाँ भी जो भी करना पड़ेगा वो पूरी तरह से करूँगा। मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार है। छोटा और बड़ा पत्रकार कभी नहीं होता है। आपकी भाषा में हो सकती है छोटी मैगजीन, बड़ी मैगजीन, छोटा अखबार, बड़ी अखबार। लग रहा है कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और बड़े मीडिया हाउस चैनल ना होने की वजह से ही उनके ऊपर ऐसा मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि खबरें तो और भी कई अखबारों में ना आपने देखा, मैंने दिखाया आपके दर्शकों को, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अमृत बाजार पत्रिका, दैनिक जागरण, जी न्यूज, सब चैनल ने दिखाई। कोर्ट के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत रखा जाएगा उसे, समय समय पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको रखा जाएगा और कोर्ट समझेगी और कोर्ट देखेगी
कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, इसमें कोई शक नहीं, और उसमें समझेगी। कई देखिए, सालों में देखा गया कि जब भी कोई पत्रकार, जब भी कोई एक्टिविस्ट सरकार के विरुद्ध में जाकर के कुछ भी अगर बोल देता है तो उसके ऊपर एनएसए या यूएपीए लगा दिया जाता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, यूपीए, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इन सब चीज़ों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है। अभी जब हाथरस केस चल रहा था, आपको याद होगा, मैं लड़ रहा था, तब भी चेन्नई का एक पत्रकार आया था और उसको मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भी यही धाराएं लगाई गई थी। लेकिन यहाँ तो नहीं किया गया गलत व्यवहार साउथ के किसी व्यक्ति के साथ, पत्रकार के साथ। यहाँ के पत्रकारों ने तो उसको सम्मान दिया, हम लोगों ने उसको सम्मान दिया और उसे बरी करके यहाँ से भेजा। तो लेकिन लगा दी गई धारा, लेकिन बरी भी हुआ है और निकलेंगे भी। और बात छोटे बड़े पत्रकार की है ही नहीं। अगर आपके जीवन में, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन ने अंगुलीमाल डाकू को बदल दिया, अगर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह के प्रयास से उस समय के चंबल के बड़े बड़े डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया, अगर अमित शाह जी के प्रयास से माननीय गृह मंत्री के रूप में 370 और 35 से धारा हटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लेह, हमारा जम्मू कश्मीर वही हुआ कि एक झंडा, एक विधान, एक संविधान, एक निशान के आधार पर चल रहा है। अगर वही जम्मू कश्मीर जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा था और हमारा बन गया और अपना हो गया, तो लोग तो नहीं समझते थे कि कश्मीर दुनिया में जाता था तो लोग कहते थे इस बात को कि कश्मीर इशू देयर इज नो सॉल्यूशन, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं। कहते थे ना लोग, समस्या का समाधान हुआ, निपटारा हुआ। इसी तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर का लोग कहते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, सब कुछ हुआ। मथुरा काशी का भी जीर्णोद्धार, मनीष कश्यप, ट्रिपल तलाक भी हुआ। मैं तो ट्रिपल तलाक में था एडवोकेट। ट्रिपल तलाक भी हुआ, उसमें भी निपटारा हुआ। किसान आंदोलन का भी निपटारा हुआ, किसान बिल भी वापस हुए। हाथरस प्रकरण भी हुआ, रामपाल जी भी बाहर हुए। स्वामी चिन्मयानंद जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद, उनको भी झूठा फंसाया गया। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनको झूठा फंसाया गया कि वो प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब बनने वाले थे, वो ना बन जाएं, वो मुमुक्षु यूनिवर्सिटी न बना दें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, शिक्षा के बड़ा काम न कर दें। आलोचना करने वाले भी होते हैं, लेग पुलिंग करने वाले भी होते हैं, टांग खींचने वाले भी होते हैं। हर समाज में है, हर साथ में है, हर एक के साथ में, परिवार में है, हर एक के साथ में। लेकिन सूरज उगता रहता है, सूरज चलता रहता है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और एक दिन हाथी अपनी मुकाम पर जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है। धूल फेंकने से क्या होता है सूरज पर, खुद धूल अपने ऊपर आएगी। और ये बात सब लोगों को पता है कि मनीष कश्यप पर झूठे आरोप लगाना उनके लिए ही अहितकर है। और वो चीज़ें ख़त्म करें, मुख्य धारा में उसे लाएं और उन चीज़ों को स्वीकार करें, तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी भी होगा और रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटेगा और वो कहीं से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इस बात को जो मनीष कश्यप ने बाद में कही है, उससे पहले और लोगों ने पहले कह चुके हैं। आपने देखा पप्पू यादव कह चुके हैं, बिहार विधानसभा के लोग भी कह चुके हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी कह चुके हैं, और सब लोगों को कहने का फर्ज है। देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता, लोकतंत्र है क्या, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई, यही तो डेमोक्रेसी। वी द डेमोक्रेसी, वी द रिपब्लिक, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है संविधान में, कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहते हैं ना। तो संविधान से देश चलता है, अराजकता से नहीं चलता है, दादागिरी से नहीं चलता है, अन्याय से नहीं चलता है। देश चलेगा, मनीष कश्यप बाहर निकलेगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप बाहर आएगा। गलतियां हुई हैं, उसी की तो वो सजा भुगत रहा है।